हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में बेसिकली जो है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म देखने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है आज का। क्लास जो है वो क्लास 10th और 12th दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटेड होने वाला है, क्योंकि यहाँ से सीबीएसई में 100% क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 10th के अंदर भी और क्लास 12th के अंदर भी। तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। डेफिनेटली आज का वीडियो देखने के बाद आपका रिफ्रैक्शन जो है प्रिज्म के जरिए कैसे होता है इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं रिफ्रैक्शन ग्लास प्रिज्म के जरिए कैसे होता है। तो मान लेते हैं हमने इसको यहाँ पे डायग्राम को ड्रॉ करके दिखाया हूं कि ये हमने ए बी सी जो है, ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये हमने मान लेते हैं एक इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म ले रखा हूं। तो इक्विलैटरल प्रिज्म, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है आपको पता है, तीनों साइड इक्वल होना चाहिए, तीनों एंगल इक्वल होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म ले लिया हूं, जिसके अंदर देखो बीसी जो होता है वो प्रिज्म का बेस होता है, यानी कि जिसके ऊपर प्रिज्म रखा हुआ रहता है ना, प्रिज्म का बेस। यानी कि यहाँ पे जो बीसी है ये प्रिज्म का क्या है, बेसिकली बेस है। और यहाँ पे जो ए और बी है और यहाँ पे जो ए और सी है, ये दो रिफ्रैक्टिंग फेस होता है। यानी कि किसी भी प्रिज्म के अंदर कितने रिफ्रैक्टिंग फेस हैं, यहाँ पे इस इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म के अंदर दो रिफ्रैक्टिंग फेस है। दैट मीन्स आप ए बी पे लाइट को रिफ्रैक्ट करा सकते हो थ्रू, या फिर ए सी के थ्रू क्या कर सकते हो, लाइट को रिफ्रैक्ट करा सकते हो। दैट्स इट। तो बहुत ही सिंपल, यहाँ पे ए बी और ए सी जो है ये रिफ्रैक्टिंग फेस है, जिसको मैंने दिखा भी रखा हूं, ए बी आर एफ और ए सी आर एफ। आर एफ का मतलब हो गया रिफ्रैक्टिंग फेस। वेरी सिंपल, ये हमने नॉर्मल ले लिया हूं। कोई भी यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के रिस्पेक्ट में आई एंगल से क्या हुआ, इस रिफ्रैक्टिंग फेस पे इंसिडेंट हुआ, तो रूल्स के अकॉर्डिंग लाइट रेयर से डेंसर जाएगा तो रिफ्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा। तो यहाँ पे एंगल ऑफ क्या बन गया, रिफ्रैक्शन। फिर यही रिफ्रैक्टेड रे इस एसी के ऊपर क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे की तरफ बिहेव करेगा। फिर ये डेंसर से रेयर जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, जिसको कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा हूं। तो ये जो आई डैश होता है बेसिकली ये एंगल ऑफ इमरजेंस होता है। आपको मैंने बता रखा हूं कि कोई भी एंगल ऑफ इमरजेंस किसको कहते हैं या एमरजेंट रे किसको कहते हैं। तो जो भी हमारा ओरिजिनल इंसिडेंट रे होता है, अगर हमारा रिफ्रैक्टेड रे ओरिजिनल इंसिडेंट रे का पैरेलल है तो ही वो क्या कहलाएगा, एमरजेंट रे कहलाएगा। तो वेरी सिंपल, अगर रे एमरजेंट होगा तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा नॉर्मल के साथ वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एमरजेंट या एंगल ऑफ एमरजेंस हो जाएगा। वेरी सिंपल। तो आपने ये देखा ए बी सी, ए बी और ए सी हमारे पास रिफ्रैक्टिंग फेस है। यहाँ पे आई आर का मतलब इंसिडेंट रे है, नॉर्मल के रिस्पेक्ट में आई एंगल पे इंसिडेंट हुआ, यहाँ से रिफ्रैक्ट हुआ, ये आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। फिर इस ए सी फेस के ऊपर ये इंसिडेंट एंगल हो गया क्योंकि आर डैश हो गया, और ये कितना डिग्री पे रिफ्रैक्ट हुआ, आई डैश पे। ठीक है, वेरी सिंपल। और ये डेंसर से रेयर जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये रेयर से डेंसर आ रहा है तो टुवर्ड्स नॉर्मल। ये तो रूल होता है, आप लोग को पता है। तो क्लास 10th के स्टूडेंट को क्या करना है, इसी चीज को आपको या तो ड्रॉ कर देना है या फिर आपको पेपर में ये ड्रॉ किया हुआ रहेगा, इस पे मेंशन करने के लिए कहेगा कि दिखाओ एंगल ऑफ डेविएशन कहां। देखो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, तो आपको समझना है ये जो इंसिडेंट रे है बिल्कुल जा रहा है, यहां पे रेयर से क्या हो रहा है, इस ग्लास के जो रिफ्रैक्टिंग फेस है प्रिज्म के उसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है। तो वेरी सिंपल, देखिए ये रे को ऐसे जाना चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन ये ऐसे नहीं गया। जैसे ये रे यहां पे गया, रिफ्रैक्शन के जरिए यहां से रिफ्रैक्ट होकर के फिर फर्दर यहां पे रिफ्रैक्ट हो गया। तो यानी कि इंसिडेंट रे ये था और फाइनल रिफ्रैक्टेड रे हमारे पास यहां पे आ गया। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हुआ, तो बहुत ही सिंपल, यानी कि इसको जाना था बिल्कुल सीधा लेकिन ये पहुंच गया कहीं और। तो हम क्या चेक करेंगे, बिल्कुल इसको यहां से डॉटेड लाइन स्केच करेंगे। डॉटेड का मतलब होता है हाइपोथेटिकल, हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि एक्चुअली कैसे इसको प्रोपागेट करना चाहिए, कैसे इसको जाना चाहिए था। तो वेरी सिंपल, हमने डॉटेड लाइन को यहां से क्या किया, खींच दिया, और ये जो फाइनल रिफ्रैक्टेड रे है इसको भी थोड़ा डॉटेड करके बैक में खींच दिए। और यानी कि ओरिजिनल इंसिडेंट रे और ये जो फाइनल रिफ्रैक्टेड रे है दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पे एक एंगल बनेगा, और वो जो एंगल बनेगा ना उसी को हम डेल्टा से इंडिकेट करते हैं। दैट मींस इसी एंगल को एंगल ऑफ क्या कह देते हैं, डेविएशन कह देते हैं। तो वेरी सिंपल, यही एंगल ऑफ डेविएशन को आपको रिप्रेजेंट करने के लिए कहेगा 10th में। तो वेरी सिंपल, आप डायग्राम को स्केच करके एंगल ऑफ डेविएशन को दिखा सकते हो, बहुत ही सिंपल। और ये जो एंगल होता है ना इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर, जो सबसे ऊपर वाला जो एंगल होता है, यही एंगल बेसिकली हमें क्या देता है, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो मैंने यहां पे लिखा भी रखा हूं एरो देकर के, ये हमारे पास क्या बन गया, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो इस तरीके से आप रिफ्रैक्शन जो है वो ग्लास प्रिज्म के अक्रॉस दिखा सकते हो, डायग्राम बना करके दिखा सकते हो, या कभी डायग्राम दिया हुआ है तो कोई भी पार्ट अगर मेंशन करना है तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, मेंशन करके रिप्रेजेंट कर सकते हो। वेरी सिंपल। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, हालांकि अगर हम ग्लास प्रिज्म के अक्रॉस रिफ्रैक्शन का फेनोमेनन अभी देखे हैं तो कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो हम प्रिज्म के थ्रू क्या कर सकते हैं, रिफ्रैक्शन के दौरान हम कुछ चीज को फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म।
आप जानते हो कि ग्लास प्रिज्म में बेसिकली आपने क्या दिखाया, जब ग्लास प्रिज्म के क्रॉस रिफ्रैक्शन फेनोमेनन को आपने दिखाया तो मेन वहां पे मोटो क्या था, एंगल ऑफ डेविएशन को रिप्रेजेंट करना। तो जो भी एंगल ऑफ डेविएशन है उसको हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कैसे करेंगे या फिर उसका एक्सप्रेशन कैसा होगा, तो वो हो जाता है डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश। आप ऑलरेडी हमने यहां पे बता रखा हूं, ये जो डेल्टा है ये एंगल ऑफ सिर्फ डेविएशन है, ए एंगल ऑफ प्रिज्म है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस और आई डैश क्या है, एंगल ऑफ एमरजेंस। अब देखिए यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज है कि सर मिनिमम डेविएशन और एंगल ऑफ डेविएशन दोनों में फर्क क्या, यस दोनों में फर्क है। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का एक पार्टिकुलर कंडीशन होता है, हर केस में मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पॉसिबल नहीं है, वो डिपेंड करता है प्रिज्म के पोजीशन के ऊपर। देखो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन अगर आपको ग्लास प्रिज्म के जरिए फाइंड आउट करना है तो आपको प्रिज्म को इस तरीके से रखना पड़ेगा कि जितने भी रिफ्रैक्टेड रेज होंगे वो अप्रोक्सीमेटली, यानी कि जितने भी रिफ्रैक्टेड रेज, यानी कि प्रिज्म का पोजीशन हमको इस तरीके से रखना है कि यहां से जितने भी रिफ्रैक्टेड रेज आएंगे वो बेस का क्या होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली पैरेलल होना चाहिए। दैट मींस कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, पैरा एक्सियल होना चाहिए। यानी कि अगर पैरेलल रे होगा तो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल सबसे क्या होता है, मिनिमम होता है। तो इसका मतलब जितने भी रिफ्रैक्टेड रेज आएगा वो अप्रोक्सीमेटली क्या होना चाहिए, पैरेलल टू द बेस होना चाहिए, ताकि एंगल सबसे क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो इसलिए कहा जाता है कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए कुछ कंडीशंस होता है। दैट मींस जो रिफ्रैक्टेड रेज होना चाहिए वो पैरा एक्सियल होना चाहिए, दैट मींस अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू द बेस होना चाहिए, देन ओनली मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इज पॉसिबल। तो अभी जो ये यहां पे जो लिखा हुआ है, और एंगल ऑफ डेविएशन तो जनरली है, कोई भी इंसिडेंट रे गया और रिफ्रैक्ट हो गया तो जहां पे इंसिडेंट रे और ये फाइनल रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट करेगा वहां पे जो एक पार्टिकुलर थीटा बनेगा, एंगल बनेगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, सिंपल सी बात है। लेकिन मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए कुछ कंडीशंस होता है, दैट मींस प्रिज्म का पोजीशन पे डिपेंड करता है कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। वेरी सिंपल। तो यहां पे एक्सप्रेशन के जरिए आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश, और यहां पे आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई डैश एंगल ऑफ इमरजेंस है। ठीक है, अब देखिए इसी ग्लास प्रिज्म के जरिए अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है तो कैसे, मान लेते हैं अगर आपको मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन दिया हुआ है, एंगल ऑफ प्रिज्म दे दिया है लेकर के, तो आपको अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है इस प्रिज्म का तो कैसे फाइंड आउट करोगे, वेरी सिंपल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है n इज इक्वल टू साइन डेल्टा m प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 अपॉन में साइन a बाई 2। अब डेल्टा m क्या हो गया, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, तो डेल्टा m प्लस ए अपॉन में 2 और साइन a बाई 2, यानी कि साइन डेल्टा m प्लस ए अपॉन में 2 और साइन a बाई 2, इस दोनों का जो रेशियो होगा वही हमें क्या दे देगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास प्रिज्म दे देगा। वेरी सिंपल। और अगर आपको मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट करना, देखो ये फॉर्मूला एंगल ऑफ डेविएशन के लिए था, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए था, लेकिन अगर आपको ग्लास प्रिज्म के अक्रॉस मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट करना है तो सिर्फ आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, दैट मींस डेल्टा m इज इक्वल टू a इंटू n माइनस 1। वेरी सिंपल। तो ये तीनों फॉर्मूला के जरिए आप तीन डिफरेंट पैरामीटर को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लास 10th का स्टूडेंट को भी ये हमने थोड़ा सा डिटेल में बता दिया हूं, क्योंकि जो लोग भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जैसे ओलंपियाड हो गया, एनटीएससी हो गया, तो उसमें एक्चुअली इस प्रिज्म के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लास 10th के अंदर बेसिकली ये सब एक्सप्रेशन नहीं है, लोग मतलब केवल सिर्फ और सिर्फ ये रिफ्रैक्शन फेनोमेनन को डायग्रामेटिकली ही रिप्रेजेंट करने के लिए आता है। लेकिन मैंने ये वहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दे दिया हूँ ताकि आपको न्यूमेरिकल को डील करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और ऑलरेडी ये क्लास 12th वाले के लिए तो है ही है, क्लास 12th में तो इन सारी चीज़ों को देखना ही देखना है, और क्लास 12th में ये कैसे आया इसको हमें ड्राइव करके भी देखना रहता है। तो मैं अगले वीडियो में इस चीज़ को ड्राइव करके भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी जो है आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिफ्रैक्शन एक ग्लास प्रिज्म के जरिए कैसे होता है और क्या क्या एक्सप्रेशन होता है। तो डायग्राम आपको ड्रॉ कर देना और ये फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है ए थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 2 डिग्री deviates an incident ray through an angle of 1 degree. Find the value of refractive index of the material of the prism.
दैट मीन्स इस क्वेश्चन के अंदर देखिए बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो जो भी प्रिज्म जिस मटेरियल से बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कब, जब हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, एंगल ऑफ प्रिज्म 2 डिग्री और एंगल ऑफ डेविएशन हमें क्या दे रखा है 1 डिग्री। यानी कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये कौन सा एंगल ऑफ डेविएशन है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन दे रखा है। तो बहुत ही सिंपल डाटा हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले एंगल ऑफ प्रिज्म ए इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 2 डिग्री। उसके बाद जो एंगल ऑफ डेविएशन है यानी कि एक तरह से हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मेरे पास कितना दे रखा है 1 डिग्री। और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे क्या करना है यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का हमारे पास दो फॉर्मूला होता है। एक तो आपने देखा साइन डेल्टा एम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 अपॉन में साइन ए बाई 2, और दूसरा होता है फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है a इंटू एन माइनस 1, जहां पे a हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, n हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट करने के लिए किस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। देखिए जो भी फॉर्मूला के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो वो हर एक फॉर्मूला से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान देना है कि कौन सा फॉर्मूला सुटेबल है। तो यहां पे हमें क्या दे रखा है, डेल्टा एम 1 डिग्री दे रखा है और एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो हमारे पास कितना दे रखा है 2 डिग्री। तो n निकालना है, तो मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला जो है ना, अगर आप साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 लगाते हो तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 3 डिवाइडेड बाई 2 1.5। तो साइन 1.5 का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो इट्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला से इजीली निकल जाएगा। तो दिस इंप्लाइज डेल्टा एम इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हमारे पास कितना है 2, n कितना है हमारे पास, n तो हमें निकालना ही है, वेरी सिंपल। तो n माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा 1, वेरी सिंपल। तो दिस इंप्लाइज डेल्टा एम की जगह मैं क्या रख सकता हूँ 1, तो 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस 1, जो कि हो जाएगा हमारे पास एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 बाई 2। तो इससे ये क्लियर हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया हमारे पास 1.5, वेरी सिंपल, ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि 3/2 का वैल्यू कितना हो गया 1.5। तो यानी कि जो प्रिज्म जिस मटेरियल से बना है उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया 1.5। यहीं पे आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, दोनों के अंदर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही फाइंड आउट, मैंने दोनों क्वेश्चन इसलिए लिया हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए किस फॉर्मूला को कहां पे यूज करना है, दैट मींस कैसा डाटा दिया रहेगा तो वहां पे किस टाइप के फॉर्मूला को हम वहां पे क्या करेंगे इंप्लीमेंट करेंगे, दैट मींस यूज करेंगे, क्योंकि दोनों ही केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है, लेकिन दोनों जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट करने के लिए प्रिज्म के अंदर हम क्या कर रहे हैं अलग अलग फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं। तो किस फॉर्मूला को कहां यूज करेंगे, किस टाइप के प्रॉब्लम में यूज करेंगे, इसलिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन आपको मैं भी सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और फॉर्मूला को यूज करने में अप्लाई करने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपने यहां पे देखा, ठीक है। अब यहां पे देखिए कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म, यानी कि इक्विलेटरल प्रिज्म है तो एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री हो गया, फॉर विच द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 60 डिग्री। यहां पे इक्विलेटरल प्रिज्म है तो एंगल ऑफ प्रिज्म ऑटोमेटिकली मुझे मिल गया, और साथ ही एंगल ऑफ डेविएशन भी दे रखा है, कौन सा डेविएशन मिनिमम डेविएशन दे रखा। तो वेरी सिंपल, इक्विलेटरल प्रिज्म है तो एंगल ऑफ प्रिज्म ऑलरेडी कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री, और एंगल ऑफ डेविएशन यानी कि डेल्टा एम भी मेरे पास कितना दे रखा है 60 डिग्री, और मुझे क्या फाइंड आउट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बहुत ही सिंपल, अब देखिए यहां पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, बहुत ही सिंपल। अब यहां पे देखिए, आप यहां पे अगर डेल्टा एम इज इक्वल टू ए इंटू एन माइनस 1 निकालते हो तो इससे आपका बेस्ट आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आपको यहां पे क्या लगाना, दोनों किसके फॉर्मेट में दे रखा है थीटा डिग्री के फॉर्मेट, ऐसा नहीं कि यहां पे भी 2 डिग्री 1 डिग्री डिग्री के फॉर्मेट में ही दे रखा था। तो यहां पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यूज होगा वो हो जाएगा हमारे पास साइन डेल्टा एम प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 अपॉन में साइन ए बाय 2, वेरी सिंपल। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये साइन डेल्टा एम प्लस ए यानी कि 60 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन में क्या हो जाएगा साइन ए बाई 2, दैट मीन्स 60 बाई 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू साइन, देखिए 120 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 60, यानी कि 160 प्लस 60 कितना हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री अपॉन में क्या हो जाएगा 230, क्या हो जाएगा साइन 60 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया साइन 30। तो वेरी सिंपल, साइन 30 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या निकल जाएगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, वेरी गुड। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं √3/2 अपॉन में क्या होना चाहिए
साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? हाफ। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? हाफ। तो यहाँ पे हम वैल्यू क्या यूज़ कर देंगे? 1/2 ऑटोमेटिकली 2 क्या होगा? ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई ये 2 नीचे आ जाएगा, तो सिंपली 2 से 2 कट जाएगा। तो हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना आ गया? √3। तो ये इससे ये जस्ट, क्योंकि यहीं पे देखिए 2 ऊपर चला गया और ये 2 नीचे आ जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, सीधे हमारे पास क्या बच गया? √3। यानी कि इससे ये पता चल गया कि ग्लास प्रिज्म जिस भी मटेरियल का बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? √3। अब इसी चीज को देखिए, अगर आप इसके जरिए निकालते हो तो कैसे होगा? 60 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए ये 60 और 60 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां तो बचा 1 और ये माइनस इधर आ जाएगा, तो 1 + 1 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस केस में कितना आ जाएगा? 2। तो ऑलमोस्ट वही चीज है, आप यूज कर सकते हो, क्योंकि √3 का वैल्यू क्या होता है? 1.717। तो 1.717 को अप्रोक्सीमेटली हम क्या ले सकते हैं? 2। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कुछ ये फॉर्मूला जैसे यहाँ पे जहाँ पे डिग्रीज के फॉर्मेट में दे रखा हो, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इजीली निकल जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। अब जहाँ पे स्मॉल डिग्री दे रखा है और उस केस में मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है, तो उस केस में हम किसको यूज करेंगे? इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। लेकिन जहाँ पे बड़ा डिग्री दिया हुआ है, बड़े फॉर्मेट में डिग्री का वैल्यू, एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। बस सिंपल आपको ध्यान में रखना है, जहाँ पे स्मॉल डिग्री दिया हो तो वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए इस फॉर्मूला को यूज करो, और जहां पे बड़ा डिग्री दिया हो, लार्ज में डिग्री एंगल दिया हो, बड़ा एंगल दिया हो, तो उसके लिए आप इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यूज करो, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो आई होप बहुत अच्छा